परेशान ना हो। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 में? क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं द फंडामेंटल नोड प्रोड्यूस बाय एन ओपन ऑर्गन पाइप। तो ये ओपन पाइप हो गया। ओपन पाइप में जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी कि फंडामेंटल नोड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी n है। हमें पता है ओपन पाइप में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f1 होती है जो कि n के बराबर दी हुई है, जिसका फॉर्मूला होता है v/2l। सही, सेम फॉर्मूला होता है स्ट्रिंग के केस वाला। आगे क्या कह रहे हैं? द फंडामेंटल नोड प्रोड्यूस बाय अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ऑफ सेम लेंथ। अब पाइप कैसा है? लेंथ सेम है, यानी कि अगर इसकी लेंथ L है तो इसकी लेंथ भी कितनी है? कैपिटल L है, तो लेंथ सेम है। बताइए कि अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्लोज पाइप में फॉर्म हो रही है, जो कि हमें पता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्लोज पाइप की होती है V/4L के बराबर, तो उसका आंसर बताएं क्या होगा। गौर से देखिएगा, क्या हम V/4L को 2 × 2L लिख सकते हैं? लिख सकते हैं या नहीं बच्चों? अच्छा, मैं भेज दूंगा बेटा चैप्टर 3 की हिंट, मैं भेज दूंगा। इस तरह लिख सकते हैं। तो V/12 को अगर आप देखें तो V/12 किसके बराबर दिया हुआ है? n। तो अगर मैं इसकी जगह n पुट कर दूं तो आंसर मुझे क्या मिल गया? n/2। तो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कोई कंफ्यूजन इस सवाल में? कोई कंफ्यूजन इस सवाल में? सही। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों ने सॉल्व करे हैं ना? जरा 10 का आंसर बताइए। वर्कशीट तो फेसबुक पेज के ऊपर मौजूद है, लास्ट क्लास में भी मैंने शेयर करी थी, मैंने। इसके अलावा वर्कशीट जो है वो आपके पास फेसबुक पेज पे मौजूद है। ये लें, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें ताकि फिर मैं हटाऊं। 2519 बेटा अभी कंफर्म नहीं है जी। जल्दी से जरा स्क्रीनशॉट लें ताकि फिर मैं हटाऊं जल्दी से। और अगर ले लिया हो डन करें ताकि हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ें। सही, हटा दूं? स्क्रीनशॉट ले लिया? चल क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ एन ओपन पाइप हैज फ्रीक्वेंसी n। फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी n के बराबर, स्मॉल n के बराबर दी हुई है, और फर्स्ट ओवरटोन क्लोज पाइप की पूछ रहे हैं क्या होगी। अगर हम ओपन पाइप की लेंथ वही सेम है दोनों की, और क्लोज पाइप की भी लेंथ क्या दी हुई है? सेम दी हुई है, तो दोनों की लेंथ तो सेम है। अगर हम फर्स्ट ओवरटोन की बात करें तो फर्स्ट ओवरटोन जो होती है उसका फॉर्मूला होता है, अगर जनरल टर्म फॉर्मूला याद है, मुझे नहीं पता आप लोगों को याद है या नहीं, ये लिखवाया था मैंने। तो फर्स्ट ओवरटोन के लिए n की वैल्यू 1, तो 1 + 1 2, यानी कि F2 बराबर है 2F1 के। सही है, F2 बराबर है 2F1 के। तो ये होती है फर्स्ट ओवरटोन। हमें ओपन पाइप की फर्स्ट ओवरटोन n के बराबर, स्मॉल n के बराबर दी हुई है, तो स्मॉल n किसके बराबर हो गया? 2 एज इट इज। F1 का फॉर्मूला V/2L, 2 से 2 कैंसिल, तो n की वैल्यू मेरे पास V/L आ गई। तो ये फर्स्ट ओवरटोन हो गई ओपन पाइप की। अब क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट ओवरटोन क्लोज पाइप की बताइए। तो अगर फर्स्ट ओवरटोन हम क्लोज पाइप की देखें तो अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो फर्स्ट ओवरटोन के लिए हमारे पास फॉर्मूला था 2n+1। ओवरटोन्स के लिहाज से जनरल टर्म फॉर्मूला ये था हमारे पास।
सही है, क्लोज एंडेड पाइप का। तो फर्स्ट ओवरटोन का मतलब हो गया 2 1 जा 2, 2 + 1 3f1। तो इसका मतलब f3 इज इक्वल टू 3f1। ये बनेगा फर्स्ट ओवरटोन का फॉर्मूला फॉर क्लोज पाइप। सही, आप देख सकते हैं, आपको फॉर्मूला पता होगा। चलिए जी, वैल्यूज को पुट करते हैं। 3 कांस्टेंट, f1 का फॉर्मूला क्लोज एंडेड पाइप के लिए 4/L होता है, V/4L होता है। V/L किसके बराबर है? N के। तो अगर हम V/L की जगह N पुट कर दें तो आंसर हमें क्या मिल जाएगा? 3n/4, जो कि कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है आपको? ऑप्शन डी, डॉक्टर। सही, क्लियर है जी बेटा? क्लियर है ना ये सवाल? इसमें कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, इतना मुश्किल सवाल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। जाग रहे हैं ना सब? जाग जाएं जरा। क्वेश्चन नंबर 11, क्या आंसर आ रहा है 11 का? अ क्लोज पाइप एंड ओपन पाइप हैव देयर फर्स्ट ओवरटोन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, देयर लेंथ आर इन द रेशो। जाग जाएं, जाग जाएं। वेरी गुड। जो ऑप्शन सी कह रहे हैं 3:4, वेरी गुड। सवाल ये भी आसान था, इतना मुश्किल नहीं है। फर्स्ट ओवरटोन की बात कर रहे हैं, चलिए फर्स्ट ओवरटोन की बात करते हैं। तो एक ओपन है और एक क्लोज है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसकी लेंथ सपोज एल है और इसकी लेंथ मैं एल डैश सपोज कर रहा हूं, ताकि क्योंकि हमें लेंथ का रेशो निकालना है ना, क्योंकि L/L आएगा, आप कहेंगे कैंसिल क्यों नहीं करा, इसलिए मैं दोनों की लेंथ को डिफरेंशिएट करने के लिए एल डैश कंसिडर कर रहा हूं। अगर हम इसकी फर्स्ट ओवरटोन निकालें तो मैंने अभी साइड पे फॉर्मूला लिख दिया। फर्स्ट ओवरटोन का फॉर्मूला क्या होता है? F2 इज इक्वल टू 2f1। सही, F2 इज इक्वल टू 2f1। तो अगर हम यहां से F2 की वैल्यू निकालें तो 2f1 बराबर होता है V/2L के। 2 से 2 कैंसिल, V/L आ गई F2 यानी कि फर्स्ट ओवरटोन की वैल्यू। आगे क्या कह रहे हैं सवाल में कि क्लोज एंडेड पाइप की भी फर्स्ट ओवरटोन बराबर है। तो पहले तो हम दोनों की फर्स्ट ओवरटोन को बराबर निकाल लें, फिर बराबर रख देंगे। इसकी फर्स्ट ओवरटोन निकालें अगर हम, वो लिखा हुआ फॉर्मूला, तो F3 इज इक्वल टू 3f1 इसकी फर्स्ट ओवरटोन होगी। तो 3 एज इट इज। F1 का फॉर्मूला होता है V/4L, लेकिन मैंने लेंथ इसकी सपोज करी है L डैश, तो ये हो गया L डैश। सही, रेशो निकालना है। किसका रेशो निकालना है? क्लोज टू ओपन या ओपन टू क्लोज? जी, क्लोज टू ओपन या ओपन टू क्लोज? अगर आप सवाल पढ़ें, पहले क्लोज पाइप का तस्करा है, बाद में ओपन का तस्करा है, तो लिहाजा आपको क्लोज टू ओपन की रेशो निकालना पड़ेगा। जी, क्लोज टू ओपन का रेशो। इसका मतलब ये हुआ, मैं F3 डिवाइड बाय F2 कराऊंगा, क्योंकि हमसे क्लोज्ड टू ओपन का रेशियो पूछ रहे हैं, ओपन टू क्लोज का रेशियो नहीं। पहले क्लोज लिखा हुआ है, तो क्लोज टू ओपन का रेशियो का मतलब ऊपर क्लोज वाली वैल्यू आएगी, दैट इज 3V/4L डैश। सही, और इसको हम, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहें तो दोनों को बराबर रख के भी सॉल्व कर लें। आप दोनों को बराबर रख के सॉल्व कर लें कि ये क्लोज वाली वैल्यू और ओपन वाली की फर्स्ट ओवरटोन सवाल में हमें बराबर कही हुई है। तो क्लोज की वैल्यू हमें दी हुई है 3V/4L डैश, ये बराबर हो जाएगी ओपन की वैल्यू के, दैट इज V/L। V से V कैंसिल, तो हमें क्लोज टू ओपन का रेशियो निकालना है। L डैश इधर जा मल्टीप्लाई हो गया, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया? 3:4। कोई प्रॉब्लम इस सवाल में? जल्दी से बताइए, कोई प्रॉब्लम इस सवाल में? क्लियर है? हाँ, वो आपकी मर्जी, अगर आप डायरेक्ट करना चाहें आपकी मर्जी है, जिस तरीके से आप करना चाहें।
ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें, हाँ जी, अब यहां पर एक नया फॉर्मूला आएगा जो कि मैं आपको बता दूं पेंडुलम के केस में। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा 6 चैप्टर याद करना पड़ेगा आपको। चैप्टर नंबर 6 आपको याद करना पड़ेगा, तो आपको ये सवाल समझ में आ जाएगा। सवाल में क्या कह रहे हैं कि द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इन स्टेशनरी लिफ्ट इज टी, कैपिटल टी, इफ लिफ्ट मूव अपवर्ड with an acceleration equal to small g, the new time period will be, the new time period will be, गौर से सुनिएगा। नॉर्मल कंडीशन में अगर आपको याद हो तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है पेंडुलम के 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, यही फॉर्मूला होता है, बिल्कुल यही होता है। लेकिन अगर हम लिफ्ट की कंडीशन की बात करें और अगर लिफ्ट अपवर्ड जा रही है, तो अगर लिफ्ट अपवर्ड जा रही है तो आप लोगों को याद होगा हमने चैप्टर नंबर 6 में ये चीज पढ़ी थी कि जब भी कोई चीज लिफ्ट में अपवर्ड मूव करती है तो उसका अपेरेंट वेट उसके एक्चुअल वेट से ज्यादा हो जाता है। कुछ याद आया ये पॉइंट? ये पॉइंट याद आया? उसका अपेरेंट वेट उसके एक्चुअल वेट से ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला याद आ रहा है तो हमने लिखा था एम जी प्लस ए, उसके अंदर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐड हो जाती है, और डाउनवर्ड की कंडीशन में हमने कहा था कि अपेरेंट वेट एक्चुअल वेट से कम हो जाता है क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस एक्सेलरेशन में से माइनस हो जाती है। याद आया? तो इसीलिए जब भी ये अपवर्ड का केस था, तो जब भी अपवर्ड की बात होगी तो अपवर्ड के लिए हम यहां पर भी फॉर्मूले में क्या यूज करेंगे? G प्लस ए। तो अगर मैं इसका डायरेक्ट शॉर्टकट बना दूं, यानी कि बाकी पूरी चीज तो आपके फॉर्मूले में चेंज हो जाएगी, सही है? तो इसका फॉर्मूला आपके पास क्या बन जाएगा? टी डैश इज इक्वल्स टू टी ओवर अंडर रूट जी प्लस ए बन जाएगा फॉर्मूला। यही बनेगा या नहीं? या पूरा सॉल्व करके दिखाऊं? या पूरा सॉल्व करके दिखाऊं? जी बेटा, पूरा सॉल्व करके दिखाऊं या ये फॉर्मूला क्लियर है? क्योंकि अगर अपवर्ड जा रही है तो आप ये फॉर्मूला ये लिखेंगे ना, टी डैश इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी प्लस ए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ एक्सेलरेशन ऐड हो जाएगी। चले मैं इससे भी करके दिखा देता हूं। तो टी डैश इक्वल्स टू 2 पाई एज इट इज, लेंथ कांस्टेंट, एक्सेलरेशन हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर दी हुई है, तो ए की जगह आ जाएगा जी। जब ए की जगह जी पुट करेंगे तो आंसर हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन 2g। तो 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी तो टाइम पीरियड बन जाएगा पूरा, डिवाइड में अंडर रूट 2 बचेगा। तो डायरेक्टली अगर आप इस शॉर्टकट को याद रख लें अपवर्ड के केस में तो ये ज्यादा बेहतर है। वैसे मैंने करके आपको दिखा दिया, क्योंकि ये अंडर रूट 2 1 और अंडर रूट 2 अलग, बाकी पूरी चीज दोबारा पेंडुलम का फॉर्मूला बन जाएगी। तो अगर हम डायरेक्टली इस चीज को याद कर लें तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर क्या आ गया? ए की जगह जी गिवन है, सही। तो हमें सिर्फ वैल्यू को पुट करके, मतलब अगर ये भी ना लिखें तो आप ये भी लिख सकते हैं, जो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होगी उसके साथ आप ए की वैल्यू को ऐड करके सिर्फ कांस्टेंट से रिप्लेस करा देंगे। जैसे आपको समझ में आए मैंने उस तरीके से भी लिख के दिखा दिया, और अगर आपको इस तरीके से याद रखना है तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि अंडर रूट में 1 प्लस जो भी एक्सेलरेशन की वैल्यू है उसका नंबर सिर्फ, सही है, उसका नंबर पुट होगा। देखें, कंफ्यूज मत होइएगा, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैंने पूरा सॉल्व करके दिखा दिया है। और अगर इस फॉर्मूले के लिहाज से बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 प्लस ए, और ए की जगह सिर्फ ए की वैल्यू पुट होगी जो गिवन होगी, जो कि हमें जी दी हुई है। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो नंबर 1 है, तो यहाँ 1 पुट होगा, तो इससे भी आंसर 1 ओवर टी ओवर अंडर रूट 2 आएगा। तो आप जैसे लिखना चाहें, अगर इस तरह लिखना चाह रहे हैं तो इस तरह लिख लें, आपकी मर्जी है। मैं दोनों लिख देता हूं, मैं दोनों लिख देता हूं। ये फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हैं, और अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रख लें, 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी प्लस ए अपवर्ड के केस में। और अगर हम डाउनवर्ड के केस की बात करें तो टी डैश का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी माइनस ए,
जिसको अगर आप शॉर्ट फॉर्म में मेंशन करना चाहें तो आप लिख देंगे T/√1 माइनस जो भी एक्सेलरेशन का नंबर होगा, सिर्फ यहां नंबर पुट होगा। जी बेटा, G+G 2G होगा। तो ये देखे ना, मैंने सॉल्व करा तो G+G क्या हो गया 2G। तो अगर मैं 1/√2 को अलग कर दूं, बाकी पूरी चीज एक स्टेप और बढ़ा दूं, अगर कंफ्यूजन हो रही है, ये देखें और बढ़ा देता हूं एक स्टेप। इधर देखिएगा बोर्ड पर, जिनको समझ में नहीं आया, नीचे का √2 ये मैंने अलग कर दिया, बाकी पूरी चीज क्या बची, 2π√L/G बची। तो इतनी चीज तो दोबारा पेंडुलम का फॉर्मूला बन गई ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, T/√2। क्लियर है? वन क्यों ली? क्योंकि जब अगर आप यहां पर एक्स ए को जी के बराबर रख दें तो आप इसको सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जगह, अच्छा आप छोड़ दें, चलें कोई मसला नहीं है। अगर आप लोगों को ये फॉर्मूले कंफ्यूज कर रहे हैं तो मुझे कोई इशू नहीं है, आप छोड़ दें इन फॉर्मूलों को। आप ये याद रख लेना सिर्फ, अब तो सही है, मैंने मिटा दिया, बस आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं इस फॉर्मूले से, मैंने मिटा दिया। आप अपवर्ड के लिए ये फॉर्मूला याद रख लें, जब भी पेंडुलम लेफ्ट अपवर्ड मूव कर रही होगी तो पेंडुलम का टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√L/G+A, बस ये याद रख लें। और डाउनवर्ड की कंडीशन में ये हो जाएगा। आप सवाल कर लें, ये रहा सवाल, क्या दिया हुआ था, ए बराबर है जी के दी हुई है, मैंने पुट कर दिया ए को किसके बराबर, जी के बराबर। G+G क्या हो गया 2G, 1/√2 को अलग कर लिया, बाकी पूरी चीज दोबारा पेंडुलम का फॉर्मूला बन गई। अब सही है, छोड़ दें, मत पुट करें उसको। सही, अब सही है जी बच्चों, अब सही है। आप सिर्फ ये याद रख लें, छोड़ दें। अपवर्ड के केस में लिफ्ट के ये फॉर्मूला, डाउनवर्ड के केस में लिफ्ट के ये फॉर्मूला, आप पूरी वैल्यू को पुट करिएगा। जी की जगह ए नहीं आया है, सवाल तो पढ़ें। जी जी लेफ्ट के सवालात आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, दोबारा सुने। कह रहे हैं बेटा 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, 1 to 12। कह रहे हैं कि पेंडुलम एक लिफ्ट के अंदर, लिफ्ट जो है वो अपवर्ड मूव कर रही है, तो बताइए पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा। मैंने इसकी हिंट दी, चैप्टर नंबर 6 में हमने पढ़ा था कि जब लिफ्ट अपवर्ड मूव करती है तो अपेरेंट वेट एक्चुअल वेट से ज्यादा हो जाता है, जिसका फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो हमने ये पढ़ा था। उसकी वजह क्या होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ वह एक्सेलरेशन ऐड हो जाती है जिस एक्सेलरेशन से लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रही है। और डाउनवर्ड की कंडीशन में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, G-A के अपेरेंट वेट एक्चुअल वेट से कम हो जाता है। सही, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रही होगी तो पेंडुलम की बॉब का वेट भी जो होगा, अपेरेंट वेट, वो एक्चुअल से ज्यादा हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि पेंडुलम के साथ भी तो एक मास अटैच है ना, तो उसका मास क्या हो जाएगा। अब हो गया, क्लियर हो गया, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं। तो ये हमने वेटलेसनेस वाली कंडीशन में जो पढ़ा था, एलिवेटर के केसेस। सही, तो इसलिए मैंने अपवर्ड के केस में G+A लिखा, डाउनवर्ड में G-A लिखा। सवाल में हमें A G के बराबर दिया हुआ है तो मैंने A की जगह G पुट करा है, तो ये हो गया 2G। 1/√2 को मैंने अलग करके बाकी पूरी चीज को दोबारा फॉर्मूले में बंद कर दिया। टू 529 बेटा, मैंने वो फॉर्मूला ही मिटा दिया, बस कंफ्यूजन हो रही थी ना, मैंने मिटा दिया। अब छोड़ दें, आप इस फॉर्मूले को याद रख लें। अब सही है, अब तो प्रॉब्लम नहीं है ना। दो मासेस कहाँ हैं बेटा, एक ही तो मास है। पेंडुलम का बॉब, पेंडुलम की जो बॉब होगी उसका मास जो होगा वो अपेरेंट मास, अपेरेंट वेट जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा अपवर्ड के केस में, क्योंकि हमने पढ़ा था लिफ्ट में कि जब भी किसी चीज को हम नीचे से ऊपर मूव करवा रहे होते हैं तो उसका अपेरेंट वेट हमें एक्चुअल से ज्यादा फील होता है। तो आप सिर्फ ये दो फॉर्मूले जहन में रख लें, लिफ्ट की कंडीशन में अपवर्ड में ये और डाउनवर्ड के लिए ये। सही, आगे बढ़ें जी बेटा, आगे बढ़ें।
एलिवेटर में ये था ना फॉर्मूले, एलिवेटर को अभी कहाँ ले आए, एलिवेटर तो कब का पढ़ चुके हैं, वो तो पूरा अपने पढ़ा था, डायग्राम बनाकर समझा था। एलिवेटर में अपवर्ड जा रहे होते हैं तो अपेरेंट वेट एक्चुअल वेट से ज्यादा हो जाता है, उसकी वजह क्या होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ वो एक्सेलरेशन ऐड हो जाएगी जिस एक्सेलरेशन से लिफ्ट अपवर्ड जा रही होती है। 2404 छोड़ दें, अभी लिखूंगा सब कंफ्यूज हो जाएंगे। चलें जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कराने की जरूरत तो नहीं है ना, या ये भी करवाऊं? 13 तो नहीं करवाऊं ना? ये तो अभी चैप्टर नंबर 9 में हम लोग कर चुके हैं। क्योंकि अगर आप सवाल को देखें तो क्या कह रहे हैं, द इंटेंसिटी रेशियो ऑफ टू साउंड वेव इज 1:9। एम्पलीट्यूड का रेशियो, इंटेंसिटी का रेशियो गिवन है, एम्पलीट्यूड्स का रेशियो निकालना है। तो बहुत ही आसान सी चीज हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 9 में। इंटेंसिटी रेशियो यानी कि I1 और I2 गिवन है हमें कितना, 9:1, सॉरी 1:9, और एम्पलीट्यूड का रेशियो निकालना है। तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला हमें पता है, √I1 और I2 होता है, तो 1/9 का मतलब 1/3। 1842 बेटा वो टेंशन नहीं थी, वो भी अपेरेंट वेट को शो करता था, अगर आपको याद आ रहा हो तो अगर पेंडुलम भी, लाजमी सी बात है, किसी एक जगह से फिक्स्ड होगा एलिवेटर की सीलिंग से, तो जब एलिवेटर की सीलिंग से पेंडुलम फिक्स होगा, सही, तो जब लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रही होगी तो पेंडुलम की बॉब का वेट भी क्या हो जाएगा, अपेरेंट वेट से ज्यादा। क्योंकि हमने ये चीज पढ़ी थी, जब भी किसी चीज को हम नीचे से ऊपर मूव करवाते हैं उसका अपेरेंट वेट उसके एक्चुअल वेट से ज्यादा हो जाता है। और उसका रीजन हमने पूरा डिटेल में पढ़ा था कि वजह कौन बनती है, वो एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन से लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रही है, या डाउनवर्ड के केस में कम हो जाता है, उसकी वजह भी वो एक्सेलरेशन होती है जिस एक्सेलरेशन से हम नीचे मूव कर रहे होते हैं। तो टाइम पीरियड भी तो आपके पास जो है पूरा फॉर्मूला उसका ड्राइव होता है, तो वो भी तो वेट से ड्राइव होता है। अब मैं डेरिवेशन तो नहीं बताऊं ना पूरी इसकी। अच्छा जी चलें, एक सवाल आ गया, आप लोगों से भी पूछ लेता हूं, और से सुन लें भाई। 2303 आपका ही सवाल पूछ रहा हूं सबसे, बस आपका ही सवाल पूछ लेता हूं। जी बेटा जरा मुझे ये बताइए, अगर एलिवेटर की केबल ब्रेक हो जाए तो पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? क्यों? क्योंकि जब वो कोई चीज नीचे मूव करना शुरू हो जाती है तो वो फ्री फॉल हो जाती है, और फ्री फॉल में उसका वेट जो है वो वेटलेस हो जाता है, और जब वेटलेस हो जाता है तो एक बॉडी कांस्टेंट उसी जगह पे मौजूद रहेगी, तो टाइम पीरियड इन्फिनिटी हो गया। अब जैसे ही वो एलिवेटर जमीन पे जाके लगेगा दोबारा पेंडुलम मूव करना शुरू कर देगा। जी समझ में आई बात? सही, आगे बढ़ें। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 14, 14।
2560 जी बेटा बोलें। नहीं, अच्छा जी, आपने जो आंसर दिया 2415, वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल सही है। 2301 आंसर चेक करें दोबारा, गलत है। 2310, वेरी गुड। 2338 बेटा, वेटलेस हो जाती है बॉडी जब फ्री फॉल मूव कर रही होती है। सही। तो ये टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा ना, यानी कि पेंडुलम स्टिल हालत में आ जाएगा। जब तक जो है वो लेफ्ट जमीन से जाके नहीं टकराएगी, जब तक पेंडुलम उसी हालत में रहेगा स्टिल, तो टाइम पीरियड इन्फिनिटी हो गया। अब वो जब तक हवा में रहेगी लिफ्ट, वो ऐसे ही रहेगा, जब तक वो जमीन से नहीं टकराएगी पेंडुलम दोबारा मूव नहीं करेगा, तो इन्फिनिटी हो गया ना बेटा। ए जी के बराबर, तो जी माइनस जी क्या हो गया, जीरो। किसी भी चीज के नीचे जीरो आने का मतलब इन्फिनिटी हो गया। 2560 बेटा, वो स्ट्रिंग की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। ये बात तो हमने लॉ ऑफ लेंथ में पढ़ी थी ना टाइम पीरियड के, कि टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट लेंथ के। तो अगर लेंथ 1/4 हो जाएगी तो क्या होगा फिर, अगर आप लेंथ को 1/4 ले लें तो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा टाइम पीरियड। 2560 आपसे कह रहा हूं जी हाँ, क्लियर हो गई बात। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। जिन्होंने ऑप्शन सी आंसर दिया बिल्कुल सही दिया, 819 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। चलें जी 14 करते हैं। मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखवाया था v1/v2 अंडर रूट t1/t2। और से सवाल को पढ़ें तो आपको बात क्लियर होगी। कह रहे हैं कि जो 0 डिग्री सेल्सियस पे वेलोसिटी है, सपोज के v1 वाली वेलोसिटी जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो कि v है। अगर आप सवाल पढ़ें तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। सवाल में ये कह रहे हैं कि द टेम्परेचर एट विच स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बिकम्स डबल ऑफ इट्स वैल्यू एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो सपोज के v1 वो वेलोसिटी है जो 0 डिग्री सेल्सियस वाली है, उसको मैंने v कंसिडर कर लिया। तो अगर v1 0 डिग्री सेल्सियस वाली वैल्यू है तो t1 टेम्परेचर 273 केल्विन हो जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब 273 केल्विन। आगे क्या कह रहे हैं सवाल में कि वो टेम्परेचर बताएं जिस वक्त v2 वाली वेलोसिटी 0 डिग्री सेल्सियस से ट्वाइस हो जाए। यानी कि v1 v है तो v2 क्या दिया हुआ है आपको, ट्वाइस ऑफ v गिवन है। v1 को मैंने 0 डिग्री सेल्सियस वाली वेलोसिटी कंसीडर किया, तो 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब 273 केल्विन। आपसे पूछ रहे हैं वो टेम्परेचर बताएं जब स्पीड ऑफ साउंड 0 डिग्री सेल्सियस से ट्वाइस हो जाए। तो v2 स्पीड आपको ट्वाइस ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस वाली वेलोसिटी दी हुई है, यानी कि 2v दे दी। आपसे इस वक्त का टेम्परेचर पूछ रहे हैं, यानी कि आपसे T2 की वैल्यू पूछ रहे हैं। गौर से देखिएगा, v से v कैंसिल, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये हो गया 273/T2। T2 इधर 1 से जाकर मल्टीप्लाई हो गया और ये 4 इधर आकर क्रॉस में मल्टीप्लाई। तो 273 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1092, लेकिन केल्विन में। अब जरा मुझे ऑप्शंस देखकर बताइए, क्या 1092 कोई केल्विन में ऑप्शन गिवन है? 2426 यही तो था इस सवाल में, आपने केल्विन नहीं देखा। 1092 ऑप्शन तो गिवन है, लेकिन 1092 ऑप्शन सेल्सियस में लिखा हुआ है वहां पर, जबकि हमारे पास ये आंसर किस में आ रहा है, केल्विन में आ रहा है। सही। तो अब हमें इस केल्विन को किस में चेंज करना पड़ेगा, ऐसा कोई ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास,
लिहाजा अब हम सेल्सियस में चेक करेंगे, और सेल्सियस में चेक करने के लिए केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट कराने के लिए माइनस का 273 कराएंगे। जब आप माइनस का 273 इसमें से कराएंगे तो आंसर क्या मिल जाएगा, 819 डिग्री सेल्सियस। सवाल समझ में आया जी? तो 1092 तो आंसर निकाल लिया होगा सबने, लेकिन फौरन नजर आया 1092 तो आंसर ऑप्शन ए मार्क कर दिया होगा, क्योंकि 1092 तो आ रहा है, लेकिन वो 1092 डिग्री सेल्सियस में लिखा हुआ है, जबकि इसमें आंसर हमारे पास केल्विन में आ रहा है, तो लिहाजा हमने इसको सेल्सियस में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर बच्चों? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? टू 331 बेटा, डेट तो मुझे भी नहीं याद कि मैंने कब अपलोड करी थी। अगर आपके ग्रुप में कोई फ्रेंड वगैरह हैं तो आप उनसे मांग लें, तो वो आपको शायद वर्कशीट दे दें, मुझे याद नहीं, आप सर्च कर लें वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। A mass m is attached with a string oscillate with the time period of 2 seconds. If the mass is increased by 2 kilogram, the time period is increases by 1 second. The mass of the body is, ये भी अच्छा सवाल है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन सवाल अच्छा है। जी क्या आंसर दे रहे हैं बेटा? मैंने पेपर लास्ट क्लास में भी शेयर करा था, अभी क्लास की स्टार्टिंग में भी मैंने शेयर करा। अगर आप लोग रोजाना यही बोलते रहेंगे तो किस तरीके से होगा? जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, मैं हटाऊं फिर? मैं पहले भी कर चुका हूं क्लास में शेयर, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें ताकि फिर मैं हटाऊं इसको। जल्दी से। 2301 सही आंसर, गुड। जिन्होंने 1.6 आंसर कहा बिल्कुल सही कहा। चलें जी सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। क्या कह रहे हैं सवाल में? 15 क्वेश्चन नंबर, अगर आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद हो 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के, तो टाइम पीरियड का मास से डायरेक्ट रिलेशन होता है, टाइम पीरियड का मास से डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो अगर हम इससे एक फॉर्मूला बनाएं T1 ओवर T2 अंडर रूट M1 अपॉन M2, पहले बताइए ये फॉर्मूला क्लियर है सबको? पहले बताइए ये फॉर्मूला क्लियर है सबको, फिर आगे करवाता हूं सॉल्व। सही। अब अगर सवाल आपके सामने है तो सवाल पढ़िए। सवाल में कह रहे हैं कि पहले टाइम पीरियड कितना था, 2 सेकंड। सही। उस वक्त मास जो गिवन है वो m गिवन है सपोज। आगे सवाल में कह रहे हैं कि जब इस मास m में 2 किलोग्राम मजीद ऐड कर दिया गया, 2 किलोग्राम मजीद ऐड कर दिया गया, तो टाइम पीरियड 1 सेकंड इंक्रीज हो गया। टाइम पीरियड 1 सेकंड इंक्रीज हो गया, तो अब T2 क्या लूंगा जी? आप लोग बताइए। बिल्कुल सही, क्योंकि पहले 2 सेकंड था, अब 1 सेकंड मजीद इंक्रीज हो गया, तो नया टाइम पीरियड हो गया 3। मास की जगह M2 की जगह क्या लिखूं? 2m लिखूं या m+2 लिखूंगा? क्या लिखूंगा जी? इस लॉजिक को ही समझना है। 2m नहीं होगा, क्योंकि वो ये नहीं कह रहे कि मास जब ट्वाइस हो गया तो टाइम पीरियड 1 सेकंड इंक्रीज हुआ। वो ये नहीं कह रहे कि मास ट्वाइस हो गया, वो ये कह रहे हैं कि इस मास के अंदर 2 किलोग्राम मजीद ऐड कर दिया गया। तो इसका मतलब पहले अगर m था
तो अब m2 कितना हो गया, m+2 हो गया। बात समझ में आई बेटा? तो m2 कितना हो गया, m+2। सही, सॉल्व करते हैं इसको। स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये हो गया 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, ये वैल्यू इधर आकर मल्टीप्लाई हो रही है। 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो ये 9 क्रॉस में जाकर m से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया 4m + 8 = 9m। 4m उधर जाकर -8 एज इट इज, तो 5m, तो m का आंसर क्या आ गया, 8/5। 8/5 का मतलब 1 से बड़ा 2 से छोटा, तो कौन सा ऑप्शन गिवन है, 1 से बड़ा और 2 से छोटा? कोई कंफ्यूजन किसी को? 1.6 आंसर, क्योंकि 5 1 जा 5 होता है, 5 2 जा 10, बड़ा नंबर हो गया, तो आंसर 1 से तो बड़ा होगा लेकिन 2 से छोटा होगा, तो m का आंसर क्या आ गया, सही। क्लियर है बेटा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं सवाल में? सर क्वेश्चन 2501, सवाल आधे से ज्यादा उसी वक्त सॉल्व हो जाता है जब आप उसको समझ लें अच्छे से। सारी बात है आप सवाल को किस तरीके से समझते हैं, क्योंकि अगर आपने सवाल सही से समझा तो आप समझे आधा सवाल तो आपका ऐसे ही सॉल्व हो गया। आधा सवाल तो आपका ऐसे ही सॉल्व हो गया। सारी चीज है सवाल को आपको समझने की, आप किस तरह समझते हैं। थोड़ा सा गौर से सवाल को समझ के टाइम दे दें, क्योंकि सवाल समझने में जितना टाइम लग गया कोई मसला नहीं, लेकिन सवाल क्लियर हो गया तो आधा सवाल आपके पास ऐसे ही सॉल्व हो गया। 2560, जी बेटा हूं बिल्कुल। इतने मुश्किल नहीं है, थोड़े से बस लॉजिकल हैं, ये कह लें लॉजिकल क्वेश्चन हैं। चलें जी, चलें पहले आसान आसान सवाल पूछ लूं आप लोगों से। पहले जरा मुझे आसान आसान सवालों के जवाब दे दें। हाँ थोड़े से लॉजिकल हैं, आसान आसान सवालों के जवाब दे दें। अगर किसी को शो नहीं हो रहा तो मैं शो कर देता हूं, अगर किसी का आगे के सवालात नहीं हैं। ये लें, मुझे आंसर आप लोग बताएंगे अब क्वेश्चन नंबर 19 का। वैसे तो ये शायद मैं क्लास में करवा चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 19 में क्लास में करवा चुका हूं। आंसर बताइए जल्दी से, शाबाश। शॉर्टकट भी बताया था इसका मैंने, याद है ना जी? 19 का आंसर ऑप्शन बी, बॉल। याद आ गया सबको? क्या बताया था? शॉर्टकट भी इसका मैंने बताया था और फॉर्मूला भी बताया था, सॉल्व भी करवा दिया था शायद क्लास में, करवाया था ना? सही, शॉर्टकट मैंने बताया था, बड़ी वाली वेवलेंथ के पॉइंट को हटाएं, बीट फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करें, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। तो बड़ी वाली वेवलेंथ है 2.02, तो पॉइंट को हटाएं 202 हो गया, और 202 को 5 से मल्टीप्लाई, तो आंसर 1010। जल्दी से 20 का आंसर भी बता दें। 20 का आंसर, वेरी गुड, बिल्कुल सही। बड़ी वाली वेवलेंथ है 1.01, तो वैल्यू हो गई 101। 101 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 303, 303 आंसर, वेरी गुड। और ये सारे केएमडीसी के सवाल आते हैं जो मैंने इस वर्कशीट के अंदर लिखे हैं, केएमडीसी में आए हुए सवाल आते हैं सारे। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए जल्दी से। ये सवाल भी, बल्कि 20 ही बताया शायद आप लोगों ने अभी, 21 का बताइए, सॉरी 21 भी शायद क्लास में करवाया मैंने। तो बड़ी वाली वेवलेंथ क्या है 4.04, तो इसका मतलब 404 हो गई, और 404 को बीट फ्रीक्वेंसी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 808। क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को बेटा? चलें जी, क्वेश्चन नंबर 22 का भी जरा आंसर बता दें।
जी 22 का तो आंसर बता दें जल्दी से। सही है। वैसे आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको बी ऑप्शन ही मिलेगा, लेकिन मैंने कहा था कि मीटर वाली वैल्यू पे 100% ये शॉर्टकट लगेगा और एग्जैक्ट आंसर आएगा। सेंटीमीटर पे आपको एक रेंज समझ में आ जाएगी तो आप उससे भी आंसर मार्क कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। जी चलें जी, तो ये हमारे 4 सवाल तो ऐसा ही हो गए, 19, 20, 21, 22। चलें जी, अब आइए हम करते हैं, चलें 16 करते हैं। 15 करा था ना, अब 16 करते हैं। 16 एक से 2 सवाल और, बल्कि एक सवाल ही शायद हो पाए, टाइम ऊपर हो चुका है। आसान सवाल है 16 भी। चलें जी, सॉल्व करिए, आंसर बताइए। मैं स्क्रीन हटा रहा हूं, अगर स्क्रीनशॉट किसी को लेना है तो जल्दी से ले लीजिए। ये पूरे सवाल 23 सवाल आखिरी के, ताकि फिर मैं शेयरिंग से स्क्रीन को हटाऊं। चलें जी, जल्दी से सॉल्व करिए। 16 बिल्कुल सही। 2415 वेरी गुड। 2559 वेरी गुड, सही आंसर। आसान कैलकुलेशन है इसकी भी, कोई मुश्किल सवाल नहीं था ये। 2557 बेटा दोबारा चेक करें। सवाल में क्या कह रहे हैं 15 में? अ मास m is attached with a string oscillate, sorry, question number 16, a particle of mass 0.1 kilogram is executing SHM of amplitude 1 meter and period का मतलब यानी कि टाइम पीरियड 0.2 seconds. What is the maximum value of force acting on it if the oscillation are produced by a spring? What is the force constant of the spring? आपसे फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू यानी कि के की वैल्यू भी फाइंड आउट करने को कह रहे हैं, और आपको एफ फोर्स की वैल्यू भी फाइंड आउट करने को कह रहे हैं। तो फोर्स निकालने के लिए पहले आपको के निकालना पड़ेगा, और के आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से जो आपको बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 15 नजर आ रहा है। क्योंकि मास भी गिवन है, टाइम पीरियड भी गिवन है, वहां से के आ जाएगा, वहां से के आ जाएगा। क्या क्या वैल्यूज गिवन हैं? 0.1 किलोग्राम मास गिवन है, और टाइम पीरियड गिवन है 0.2 सेकेंड्स। चलें जी, सॉल्व करें, देखें आंसर क्या आ रहा है। आसान कैलकुलेशन है, मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है इस सवाल की। कैलकुलेशन आसान है, अगर अप्रॉक्स कैलकुलेशन से करेंगे आंसर समझ में आ जाएगा। अभी तक सिर्फ 2 बच्चों का आंसर आया है, इसका मतलब है बाकी सारे अभी सॉल्व कर रहे हैं, किसी ने खोलने की जहमत भी नहीं करी आगे के सवाल। जी अब कर रहे हैं सब सॉल्व। बिल्कुल सही, अब आंसर सही आए हैं काफी। बिल्कुल सही, जिन्होंने ऑप्शन ए कहा बिल्कुल सही कहा। देखें कैलकुलेशन बहुत आसान सी थी। फॉर्मूला लगेगा T इज इक्वल टू 2π√m/k। टाइम पीरियड हमें गिवन है, कितना गिवन है? 0.2 सेकेंड्स। ये 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट। मास मास हमें कितना गिवन है? 0.1। यही वैल्यू है ना जी, यही वैल्यू है। चलें जी, गौर से देखिएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूं। 0.2 का स्क्वायर क्या होता है? जी
देखा, कुछ स्टूडेंट अभी भी कह रहे हैं 0.4 होता है, 0.2 का स्क्वायर 0.4 होता है। वाह बच्चों, चलें आप लोगों के लिए मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूं। पॉइंट हटाया, नीचे 10 आ गया, ये बात तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब कर दें स्क्वायरिंग बोथ साइड, कैंसिलेशन मत करिएगा, आसानी होगी। या चलें अभी कर दें, इस पे कर दें कैंसिलेशन, तो आसानी हो जाएगी। 2 से 2 कैंसिल हो गया, बस अब शायद आप लोगों को और बेहतर समझ में आए। पॉइंट हटाया, नीचे 10 आ गया, 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये हो गया 1/100। ये हो गया पाई स्क्वायर। तो पाई स्क्वायर को क्या लिखूंगा? पाई स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10। कुछ याद आया? पाई स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10, मैं बता चुका हूं ये बात चैप्टर 4 में भी। और स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये हो गया 0.1 डिवाइड बाय के। 100 इधर आकर क्रॉस में मल्टीप्लाई, के इधर चला गया। तो जब 1000 से 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दफा पॉइंट को शिफ्ट कराएं, तो आंसर आ गया ना 100 न्यूटन पर मीटर। कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम किसी को बच्चों? कैलकुलेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम? बहुत आसान कैलकुलेशन थी इसकी, आप लोगों को सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि पॉइंट हटाकर नीचे 10 लगाया, 2 से 2 कैंसिल, उसके बाद आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड करी, तो ये हो गया 1/10 का स्क्वायर 1/100। पाई स्क्वायर में पहले भी बता चुका हूं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, के इधर चला गया, 100 इधर, तो 100 10 से मल्टीप्लाई होकर 1000 हो गया। 1000 को 0.1 से मल्टीप्लाई कराएं तो पॉइंट 3 दफा शिफ्ट होगा, तो आंसर क्या आ गया? 100। तो अप्रॉक्स आंसर क्या आ गया? 10 कैसे आया? अरे किस पे 10 कैसे आया? पाई स्क्वायर या 0.2 के नीचे? 2560 कौन सी वैल्यू पूछ रही है? 0.2 के नीचे या फिर पाई स्क्वायर? आ गया समझ, चलें जी, वेरी गुड। तो अब के 100 आ गया, बस एफ इज इक्वल टू के एक्स का फॉर्मूला लगा दें, वैल्यू आ गई कि ये 100 है और एक्स की वैल्यू क्या गिवन थी? 1, तो ये भी 100 हो गया। तो दोनों आंसर नियरेस्ट वन कौन से लिखे हुए हैं? 98 वाले आंसर हो गए, बस। टू 4 5 4 बेटा, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं। पाई की वैल्यू होती है 3.142। अगर सिर्फ पाई को रख रहे हैं तो 3 रख के सॉल्व कर दीजिएगा, लेकिन जब आप इसको स्क्वायर करते हैं ना 3.142 का स्क्वायर, तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 9.8 आती है। तो उसको हम हमेशा राउंड ऑफ करके 10 लेंगे, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं। तो इस बात को कहीं लिख लें, नोट कर लें कि पाई स्क्वायर हमेशा क्या कंसिडर करेंगे आप? 10। 2454 आपकी मर्जी। 2338 बेटा अभी कंफर्म नहीं है, 2338 अभी कंफर्म नहीं है। जल्दी से बताइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 में कोई प्रॉब्लम? अगर नहीं तो फिलहाल यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं, बाकी जो सवाल बचे हैं वो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे।